इन आइस प्लांट। आइस प्लांट होता है ना जहाँ बर्फ बनती है, वो प्लांट जो होता है उसमें गैस यूज होती है, जैसे फ्रिज में गैस होती है, सुना होगा, ऐसे ही उस प्लांट में कौन सी गैस यूज होती है ये आपको बताना है। ऑप्शन: कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नहीं, रॉन्ग आंसर। इसे तुक्का तो नहीं, चार में से एक नहीं लगा ना। अमोनिया। तो नो स्कोर टू टीम बी। 0. सी, टू फॉर्म स्टील व्हाट इज एडेड इन आयरन। आयरन में व्हाट इज एडेड टू आयरन टू मेक इट ए स्टील। इन अदर वर्ड्स, स्टील जब बनती है, लोहे से बनती है, तो हम उसमें क्या ऐड कर देते हैं? लोहे में कुछ मिक्स करते हैं जैसे स्टील बन जाती है। ऑप्शंस: कार्बन, ठीक है, कार्बन, मैग्नीशियम, निकल, क्रोमियम। जैसे निकल। आप 5 मार्क्स। आयरन में निकल मिलाते हैं, फिर स्टील बनती है। निकल भी है, क्रोमियम भी है, मैंने दोनों बोले। तो आप कभी स्टील का नया बर्तन खरीदेंगे ना, उसमें लिखा होता है निकल स्टील, या फिर लिखा होता है क्रोमियम स्टील, स्टिकर पे लिखा होता है, ध्यान से कभी पढ़ा नहीं होगा। चलिए, टीम डी। वाई टीम डी। वाई थिएटर वॉल्स आर पैनल्ड विद पोरस शीट्स। वाई थिएटर वॉल्स आर पैनल्ड विद पोरस शीट्स मीन्स, हिंदी में, जो थिएटर होता है, सिनेमा घर जहाँ थिएटर फिल्में चलती हैं, उसकी दीवारों पे कुछ लगा होता है, ऐसे डार्ट डार्ट होल्स भी होते हैं, पोरस। वो ऐसा क्यों किया होता है? ऐसी दीवारें क्यों नहीं होती? क्वेश्चन आपको है। हाँ, यस, इन्होंने कहा साउंड इको जो है ना करे, तो करेक्ट आंसर है कि साउंड का इको कैंसिल करने के लिए। इको एब्जॉर्ब कहेंगे, कैंसलेशन भी होता है एब्जॉर्ब, कि जैसे ही साउंड इस दीवार से टकराएगी उधर ही एब्जॉर्ब हो जाए। अगर वो उधर से टकरा के इधर आएगी तो इको आएगा। इको सुना है ना, गूंज, जैसे वो बोलेगा हो होता रहता है, वो इको होता है। तो वो थिएटर में कभी नहीं होता, आपने देखा होगा, जो साउंड होती है वही होती है। तो दीवारों को पैनल करना पड़ता है। या फिर कोई स्टूडियो भी होता है ना, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, उसमें भी पैनलिंग की होती है कि साउंड जो है वो इको ना करे। So team D is getting 5 marks. Yes. Then team Team F. E. E. Sorry. कौन सी है ई? टीम ई। वाई डू गुजर्स कूल द मिल्क। जो गुजर लोग होते हैं वो मिल्क को कूल करते हैं, सुबह ठंडा करते हैं, या तो नहर के उसमें रख देते हैं ठंडा करने के लिए, या फिर बर्फ में रख देते हैं, दूध को ठंडा करते हैं। वाई? व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट? देखा है कभी? नहीं देखा। मिल्क को ठंडा करते हैं, तो आंसर तो नहीं मिलेगा, स्कोर तो नहीं मिलेगा। आंसर आपने दिया नहीं। ऑप्शन से देखो, मैं देता हूं। एक ऑप्शन है कि टू इंक्रीज द डेंसिटी। दूसरा ऑप्शन है टू अवॉइड स्प्लिटिंग ऑफ इट। मिल्क फट जाता है ना, उसकी सिक्योरिटी के लिए। नंबर 3, मिल्क जो है उसमें पास हो जाए, जब वो लैक्टोमीटर लगा के देखें तो वो पूरा आए। तो इन तीनों में से बताओ कि दूध फटे ना। ये नहीं आंसर।
We increase the density. टू इंक्रीज द डेंसिटी। फर्स्ट वो डेंसिटी बढ़ाते हैं जब इलेक्ट्रोमीटर लगाते हैं, उसमें पूरा आता है। पानी भी डाला होगा ना, अगर वो ठंडा होगा तो इलेक्ट्रोमीटर में पूरा आएगा, प्योरिटी पूरी आएगी, समझ गए। किसी चीज को जब हम ठंडा करते हैं उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रोमीटर जो है डेंसिटी ही मेजर करता है, डेंसिटी मेजर करता है इलेक्ट्रोमीटर। क्या होता है density? वो फिर ज्यादा टाइम हो जाएगा। तो नो स्कोर सर फॉर टीम ई। तो टीम एफ। व्हाट इज यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ एसी? व्हाट इज यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ एसी? मींस एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनर जो होता है उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसका क्या यूनिट होता है? यस, करेक्ट आंसर, इट इज टन। एसी का देखना हो कितने टन का है, 1 टन का, आधे टन का, 2 टन का, 3 टन का, 4 टन का, ये टन होता है, ठीक है। F team is getting 5 marks. 5 मार्क्स। Now, अब ये टन क्यों होता है, घर में जाके देखना गूगल में, एसी का यूनिट टन होता है, तो टन क्यों होता है। चलिए फिर टीम एफ से शुरू होगा। व्हाट इज द पीएच ऑफ सैलिवा? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ सैलिवा? लेकिन पहले ये पता होना चाहिए आपको कि पीएच क्या होता है और फिर सैलिवा क्या होता है। सैलिवा तो होता है मुंह का पानी, ये जो है, तो ये एसिडिक होता है या बेसिक होता है, मतलब पीएच वैल्यू होते हैं ना एसिड और बेस, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? पहला तो ये पता होना चाहिए कि एसिडिक होता है या बेसिक। न्यूट्रल नहीं होता। ऑप्शन दे देता हूं, 5, 6, 7, 8। 5, 6, 7, 8 बताओ। यस, शी इज करेक्ट, 6.5। 6 सैलिवा थोड़ा सा एसिडिक होता है, 7 से नीचे इसने बोला ना, थोड़ा नीचे, मीन 6.5 7H न्यूट्रल होता है। that is the neutral. 7 न्यूट्रल होता है, ना एसिड होता है ना बेस होता। तो 7 से इसने कम बोला, मीन 6.5 मान Less than 7 is acidic. हाँ, Above 7 it is Basic. basic. तो सैलिवा हमारा एसिडिक होता है, याद रखना। ये मुंह का पानी होता है ना, एसिड होता है, थोड़ा हल्का सा एसिड, ज्यादा नहीं। So इसलिए किसी हमारे मुंह में तो एसिडिक ज्यादा नहीं है, जैसे कुत्ता काट देता है ना, वह जख्मी हो जाता है, चाहे ऐसे भी कर दे तब भी जख्म हो जाता है, वो एसिड होता है ना अंदर। तो हमारे मुंह में भी एसिड होता है, बट बहुत हल्का सा होता है। तो F में ये मिलेगा स्कोर। score मिलेगा. हाँ, what should be the pH value of a good toothpaste? टूथपेस्ट जो होती है इसकी पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अच्छी पेस्ट? अगर क्वेश्चन है ई टीम को, ई टीम आप बताओ, जो टूथपेस्ट करते हैं ना, इसकी पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए? एसिडिक होनी चाहिए या बेसिक? चलो इतना बता दो। करेक्ट, चलो आपको तुका 5 marks. 5 मार्क्स। बेसिक होती है ये, जो हमारी पेस्ट होती है ना, ये बेसिक इसलिए होती है कि हमारे दांतों में जो एसिड लगा होता है, तो बेसिक अगर ये होगी तो न्यूट्रलाइज कर देगी, तो हमारे दांत सड़ते नहीं है, न्यूट्रल उसको उनको एनवायरनमेंट मिलती है। तो बेसिक होती है टूथपेस्ट, ठीक है। और उसकी पीएच कितनी होनी चाहिए? मोर देन 7, More than 7. 7.5 मान लो ऐसे। चलो टीम D. टीम डी। In the spectrum of 7 colors, which color suffers maximum deviation during dispersion? Means 7 कलर का जो स्पेक्ट्रम होता है, तो जब डिस्पर्शन होता है प्रिज्म में, तो सबसे ज्यादा कौन सा कलर बेंड होता है प्रिज्म में? Prism में. मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला भी है कि 7 कलर्स जब निकलते हैं तो वो बेंड हो जाते हैं, तो सबसे ज्यादा बेंड कौन सा कलर होता है? सोच लो, दोबारा एक बार रिव्यू कर लो। अगर वो 7 कलर मालूम होंगे तब पता चलेगा। ऑप्शन रेड, ब्लू, ग्रीन, वायलट। रेड, ब्लू, ग्रीन, वायलट, 4 में से एक होता है आंसर। सबसे ज्यादा बेंड होता है कलर, 7 कलर्स होते हैं, वो मैं नाम बताता हूँ। वायलट, इंडिगो, ब्लू,
येलो, ऑरेंज, ग्रीन, रेड, 7 कलर हो गए। इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा कलर बेंड करता है और कौन सा सबसे कम करता है? अभी कम वाला तो मैंने अभी बताया। यस, दे देते हैं स्कोर। चलो, वायलेट इन्होंने बोला। D team gets वायलेट कलर सबसे ज्यादा बेंड होता है। चलो, विच इज द नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस? टीम C. सी है, उल्टा चल रहे हैं हम। C. C. सी, ये बताओ कि नेचुरल सब्सटेंस सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस, विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, सबसे ज्यादा हार्ड चीज कौन सा होता है? हाँ? ऑप्शन है आयरन, कार्बन, डायमंड। डायमंड आंसर है? Diamond. डायमंड ही आंसर है। C team gets 5 marks. लेकिन एक चीज बता दो, हार्डेस्ट वर्ड नेचुरल बोला है मैंने। नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस इज डायमंड, लेकिन अगर नेचुरल वर्ड ना हो फिर डायमंड आंसर नहीं है। कुछ सिंथेटिक लैब में जो चीजें बनती है वो डायमंड से भी हार्ड है, लेकिन नेचुरल हार्ड जब पूछा जाएगा तब डायमंड आंसर है। जब नेचुरल वर्ड नहीं होगा फिर कोई दूसरी चीज है जो लैब में बनती है। No, team B. टीम बी, Hmm. ये सी थी ना, अभी बी टीम। बी टीम, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज वेरी सॉफ्ट? 2 मेटल से दे रहा हूं, सोडियम, नहीं 3 दे रहा हूं, सोडियम, मैग्नीशियम और मरकरी। 3 गैसेज दे रहा हूं, सोडियम, मैग्नीशियम और मरकरी। इनमें से सबसे सॉफ्ट मेटल कौन सी है? मरकरी, ठीक, करेक्ट आंसर। Team B gets 5 marks. टीम ए, what is the unit of measurement of purity of gold? What is the unit of measuring the purity of gold? सोने की प्योरिटी का यूनिट क्या है? कभी सुना है भाई ये सोना? कैरेट, जैस, Correct. करेक्ट, कैरेट होता है कि ये अगर कम कैरेट है तो सोना हल्का है, अगर सबसे प्योर गोल्ड होगा तो कितने कैरेट होगा? 24, यस। सो प्योरेस्ट गोल्ड जो है वो 24 कैरेट होता है। ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो ये गहने बनते हैं ये कितने कैरेट के बनते हैं? 22। ये भी नॉलेज का क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि जो प्योर गोल्ड होता है उसका गहने नहीं बनते। फिर बताओ क्यों नहीं बनते? क्योंकि वो सॉफ्ट होता है, वो टूट जाएंगे। तो थोड़ा सा उसमें कॉपर या सिल्वर मिलाया जाता है, फिर 22 कैरेट हो जाता है। 22 कैरेट का सोना हार्ड होता है। डक्टिलिटी बढ़ जाती है उसकी, मतलब जो नहीं, एलॉय बन जाता है ना वो। तो एलॉय इज ऑलवेज बेटर देन मेटल, ओरिजिनल मेटल से एलॉय बेटर होता है। सो 5 मार्क्स फॉर टीम ए। तो बस अब हम ऐसा करते हैं, एक उस पे चले जाते हैं, बीपी सिंह की उसमें साइंस खत्म करते हैं, बहुत हो गई। 9 हो गए। हमने 5:30 एक और कर दो, या 35 पे एंड करते हैं। 10 कर लो। कितने हो गए? 9 हो गया। 9 हो गए सर। हाँ, एक राउंड कर लो, एक राउंड कर, 10 हो जाएंगे। एक राउंड बीपी सिंह पर कर लेते हैं। आज बीपी सिंह जी का बर्थडे है और हमने इनके बर्थडे पे क्विज कंपटीशन क्यों रखा, मैं बता देता हूँ यंगर जनरेशन को खासकर, कि जैसे जो ओबीसी कैटेगरी जो आपको मिली है ना, तो वो प्राइम मिनिस्टर बीपी सिंह की वजह से मिली है। इन 1989 ही वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सुन लीजिए भैया, इट इज इम्पोर्टेंट, सुन लीजिए। इन 1989 बीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने ओबीसी के लिए 27% कोटा जो रिजर्वेशन है वो इम्प्लीमेंट की थी इंडिया में। तो इसलिए हम जो ओबीसी लोग हैं वो बीपी सिंह को याद करते हैं कि हमें 27% कोटा मिला है, उससे हमें नौकरियां मिलती हैं, प्रोफेशनल कॉलेजेस में एडमिशन मिलती है। तो दैट इज वाई वी आर रिमेम्बरिंग हिम ऑन हिज बर्थडे, बस यही रीजन है। बाकी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, एक क्वेश्चन देखते हैं।
मैं ये ट्रू फॉल्स में रखा है, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं। आपने या ट्रू बोलना है या फॉल्स बोलना है। टीम अभी एंड पे हुआ ए पे, ए से शुरू करें। टीम ए, वीपी सिंह बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1988। फॉल्स है। यस, वो 89 में बने। चलिए टीम बी, बी है ना, बीजेपी सपोर्टेड बीपी सिंह टू फॉर्म द गवर्नमेंट। बीजेपी पार्टी सपोर्टेड बीपी सिंह टू फॉर्म द गवर्नमेंट, मींस बीपी सिंह को बीजेपी ने सपोर्ट किया गवर्नमेंट बनाने के लिए। ये ट्रू है, ये फॉल्स है? 89 की ही बात है। कुछ बोल दो। हाँ, ट्रू बोला है, चलो ठीक है। ओके ओके, तुक्का लग गया आपका। ठीक है। चलिए, बीपी सिंह वाज बॉर्न इन 1925। ये है किसको? सी को। आपने इस फॉल्स बोला। कब हुआ था बर्थ? करेक्ट 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 करेक्ट। चलिए, आप तो अच्छा पढ़ के आया लगता है। बीपी सिंह हैड टू रिजाइन फ्रॉम पार्लियामेंट ड्यू टू बीजेपी विद ड्यू सपोर्ट। बीजेपी ने सपोर्ट वापस ले ली थी, इसलिए बीपी सिंह को रिजाइन करना पड़ा। ट्रू करेक्ट, यही है। करेक्ट। टीम ई, बीपी सिंह वाज सीएम ऑफ यूपी। यूपी का सीएम भी वो रहा है। क्या ट्रू है फॉल्स? डी ई को, ये ट्रू है फॉल्स है? मतलब बीपी सिंह यूपी का चीफ मिनिस्टर रहा है, ये ट्रू है फॉल्स? यस करेक्ट, वो सीएम भी रहा है। देन बीपी सिंह वाज ए गुड पोइट एंड आर्टिस्ट फॉर टीम एफ। पढ़ा है लेकिन ठीक है। ही वाज गुड पोइट एंड आर्टिस्ट, 5 मार्क्स। पोइट था वो। चलिए, एक और बीपी सिंह पर चला दो, छोटा छोटा है, 11 राउंड ले लो। आपसे ही शुरू होगा। बीपी सिंह इम्प्लीमेंटेड मंडल कमीशन रिपोर्ट फॉर 27% कोटा टू ओबीसीज। ट्रू, 5 मार्क्स। ये एफ को, एफ को। देन है ई, बीपी सिंह पार्टी वाज जनता दल। ट्रू है फॉल्स है? देखो, पार्टियां होती हैं डिफरेंट, कांग्रेस, बीजेपी, जनता दल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बहुत सारी होती हैं। तो बीपी सिंह की मैं कह रहा हूं कि जनता दल थी। इज इट करेक्ट और नॉट करेक्ट? फॉल्स, फॉल्स है। जल्दी बता दीजिए, आपस में डिस्कस करो। ट्रू करेक्ट है, जनता दल ही पार्टी थी उसकी। चलिए, देन डी, टीम डी। बीपी सिंह इम्प्लीमेंटेड मंडल रिपोर्ट, देयर वाज नो पब्लिक प्रोटेस्ट। देयर वाज नो पब्लिक प्रोटेस्ट व्हेन ही इम्प्लीमेंटेड 27% रिजर्वेशन। फॉल्स है? यस, पब्लिक प्रोटेस्ट बहुत हुई थी। तो करेक्ट आंसर नहीं, हाँ करेक्ट आंसर है, 5 मार्क्स। वन मोर, सी। टीम सी, बीपी सिंह डाइड इन 2014। फॉल्स। फॉल्स है। कब मरे थे वो? 8 में डेथ हुई थी। ठीक। 5 मार्क्स। बीपी सिंह, हाँ 5 मार्क्स। बीपी सिंह वाज मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इन कांग्रेस गवर्नमेंट। टीम बी, बीपी सिंह कांग्रेस गवर्नमेंट में डिफेंस मिनिस्टर थे। ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट? ट्रू है। यस, 5 मार्क्स। 5 मार्क्स। और टीम ए, टीम ए, बीपी सिंह रिजाइंड फ्रॉम कांग्रेस गवर्नमेंट ड्यू टू एलिगेशंस ऑफ करप्शन इन बोफोर्स गन डील। मतलब एक गन खरीदी थी, उसमें करप्शन हो गई थी, तो बीपी सिंह ने रिजाइन कर दिया। ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? फॉल्स है। बोल दो कुछ भाई, एक तो बोलना पड़ेगा। यस करेक्ट, 5 मार्क्स। 5 मार्क्स। तो 12th राउंड। प्रेस आप बोलो, एक राउंड और कर लें। चलो, बात मत करो। 5 मिनट्स। तो ठीक है, यही ओपिनियन बन रहा है कि वी शुड क्लोज दिस क्यूज एंड इवेलुएट फॉर। अच्छा, अभी रुकिए, अभी टाई भी देखना है ना, क्या पता टाई हो गया हो बराबर, तो वो भी देखना है, टाई ब्रेकर भी होगा। तो आप सर बताइए स्कोर।
स्कोर टोटल ऑफ इट हाँ। एक मिनट जल्दी चलो कितना होगा पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 देखिए ना 50 पहला ए 50 है, हाँ टीम टीम ए 50 3 4 आउट ऑफ 70, नहीं आउट ऑफ 70 नहीं है जी, 11 का आ गया ना 55। हम्म। टीम बी, 5 6 7 8 जोगिंद्र जी मार्कर है, देखो कितना टीम बी टीम भी 40 40, 1 2 3 4 सी 6 7 आई हुआ ना F4 ए में F एफ बी 50 है, A 50 तो टाई टाई तो यही हो गए। F 50 सी कितना है, C आ गया C 1 2 3 4 5 6 7 8 40 C 40 और डी C 40 B 40 है देन D आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 B C और E 40 तो डी E 45 है, 45 45 D तो ए और एफ में टाई है। 6 7 देखो ए को 50 मिले, बी सी ई को 40 मिले और डी को 45 और एफ को भी 50। तो अभी ए और एफ जो है ये टाई है, हमने टाई इनकी ब्रेक करनी है, उनकी नहीं करनी, क्योंकि वो तो पहले ही नीचे हैं। जो तीसरे नंबर चौथे नंबर पे आ रहे हैं उनको तो टाई का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जो टॉप पे दो आ रहे हैं उनकी टाई ब्रेक होगी। एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ए और एक बार दोबारा बोलना है सुपीर का ए का 50 एफ का 50 एफ का 50 बी सी ई 40 डी 45 तो अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, ए को एक बी को पूछूंगा, अगर ब्रेक हो गया तो ब्रेक हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन मैं पूछूंगा इसमें फुल फॉर्म है ना जो, उसका पूछूंगा। फुल फॉर्म ऑफ, पहले मैं ए को पूछता हूँ, फुल फॉर्म ऑफ NCERT बुक्स। National Council of Education and Research नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च and Training. एंड ट्रेनिंग, yes it is correct, दियो जी 5 मार्क्स। देन एफ, टीम ए को फुल फॉर्म ऑफ एम्स हॉस्पिटल होता है, हाँ बताओ। All India Institutes of Medical Sciences. करेक्ट। टीम कौन सा एफ प्लेट आई होगी एक और, फुल फॉर्म ऑफ नासा, ए को, अमेरिकन एजेंसी है ना जो स्पेस में भेजती है किसी को, रॉकेट भेजती है, बंदे भी भेजती है, नासा। तो उसकी फुल फॉर्म क्या है, हाँ? National Aeronautics Space. ऑर्गेनाइजेशन नहीं ना हुआ फिर, ए से, वो तो ओ से होता है। नहीं नहीं, जो आता है वो तो है। चलो ठीक है, 3 इन्होंने ठीक बताए हैं। लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन बता रहे हैं आप, एजेंसी तो ठीक ही है, चलो दे दो। टीम हाँ, टीम ए को। ए को बस 5 अब टाई, अब बी को फिर दे रहे हैं, अब नहीं अब F को हाँ एफ को दे रहे हैं। एफ ये बताओ, इसरो का बताओ आप, Indian Space Research Organization. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, 5 मार्क्स 5 मार्क्स। फिर टाई, हु इज चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, टीम ए, नीतीश कुमार, करेक्ट। करेक्ट फिर टाई हो जाएगा मुझे लग रहा है। एफ हु इज, एक मिनट,
क्वेश्चन फिर उसी लेवल का होना चाहिए ना। विच पोस्ट इज राहुल गांधी होल्डिंग एट प्रेजेंट? इंडियन पार्लियामेंट में राहुल गांधी की क्या पोस्ट है? ऑप्शन देता हूं। फॉरेन मिनिस्टर, लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द असेंबली, लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी। ये क्या था? करेक्ट। ओके, ही इज लीडर ऑफ द अपोजिशन। ये एफ टीम, हाँ, योर एफ टीम। चलिए एक्शन। वैसा कोई फायदा नहीं। नहीं चलिए कंटिन्यू। नहीं, अच्छी बात है। कंटेस्ट शुड भी सभी कंटेस्ट होना चाहिए। नेम द पार्टी ऑफ मायावती। दिने हाँ, BSP फुल फॉर्म ठीक है, करेक्ट। नेम द पार्टी ऑफ नीतीश कुमार। नीतीश कुमार अभी बिहार के सीएम है ना, उनकी पार्टी कौन सी है? ऑप्शन है जनता दल यूनाइटेड, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। कौन सा है बोला मैंने? देखो मैं दोबारा बोलता हूं लिख के। समाजवादी पार्टी पहला, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल आपने बोला, ये गलत है। क्यों सर? हैं? जनता दल जू। उनका है जनता दल यूनाइटेड, यू। सो तो सॉरी बट आई कांग्रेचुलेट बोथ ऑफ यू, क्योंकि आपने बहुत जबरदस्त कंटेस्ट किया है। एफ टीम आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, आपको भी मैं कहूंगा। आपको किया ना, तो विद दिस टीम कौन सी आई? इसका 0 मार्क्स आ गए। नहीं, कौन सी टीम आई फर्स्ट? एफ पहली आई ए आई ना। और FI 65 70 आ गई है। और थर्ड नंबर पे है डी। DI 45। हाँ, तो स्टूडेंट्स आई थिंक यू एंजॉयड दिस इवेंट। 65 आ गई। ठीक है, F, और ये नहीं सोचना कि ये चांस की बात होती है। जैसे आपको इसरो आता था, नासा नहीं आता था, थोड़ा खींच खूंच के लिए। 65 तो कहने के मीनिंग के ऐसी कोई बात नहीं होती, चांस की बात है। F है। तो अभी हम आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड आपने अनाउंस कर दिया। CE 40 आपको ट्रॉफी दी जाएगी, प्राइज भी दिया जाएगा कैश। और उसके बाद हमारे जो चीफ गेस्ट हैं प्रोफेसर कालिदास सर, ये आपको 5 मिनट एड्रेस करेंगे, बताएंगे कि इनको कैसा लगा। अगर आप कुछ कहना चाहें आप भी कह सकते हैं, लेकिन जो हमारे चीफ गेस्ट है वो आपको बताएंगे कि ये कैसा रहा, ये क्यों जरूरी है और इससे क्या बेनिफिट होता है। और सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है कि आपको विदाउट एसी बैठने का आप में कैपेसिटी पैदा हुई। सबसे बड़ा फायदा तो ये है। कभी बैठना भी पड़े तो यहाँ ट्रेनिंग तो होगी ना। नॉर्मली लोग एसी में बैठे रहते हैं, बाहर निकलने से प्रॉब्लम होती है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो एनीवे विद दिस माई रोल इज ओवर। रिजल्ट। तो मैं जोगिंदर जी को बोलूँगा कि सर वो आप ट्रॉफियाँ ले आएँ, प्राइजेस भी ले आएँ। अगर आपको किसी को इसका PDF चाहिए होगा तो आप मुझे फ़ोन करना, व्हाट्सएप पे हेलो करना, तो मैं PDF भेज दूँगा। ठीक है, इसमें और क्वेश्चंस भी हैं जो अभी इसमें पूछे नहीं गए एक्स्ट्रा। हमें कैश अवार्ड देना है एंड पार्टिसिपेंट्स को नोट्स। हैं? जो विनिंग टीम है ना उनको देने हैं कैश अवार्ड। हाँ, 900, 600 एंड 300। ट्रॉफी भी दे दो। नोट ट्रॉफी भी बनेगी क्योंकि हैं? विनिंग टीम को ना। हाँ, वो डबल लेंगे ना। ठीक है, बट ट्रॉफीज भी देनी है। हाँ। ठीक है, ओके। जो विनिंग टीम्स हैं उनको ट्रॉफी भी मिलेगी। नहीं जोगिंदर जी, ट्रॉफी तो सभी को दे दो, 6 की 6 टीम को। ठीक हैं? ठीक। क्योंकि फिर कैसा रहेगा विनिंग वाले, जो विनिंग में नहीं रहे उनको नोटबुक्स मिलेंगी। ठीक है, तो सर तुम आओ, जब तक ये ट्रॉफियां दे होंगे तुम बोल लो जो बोलो। 5 मिनट। हाँ, हमारे चीफ गेस्ट आपसे
कुछ बात अपनी रखेंगे, आप सुनना जरा। ये मैथमेटिक्स के इनका सब्जेक्ट है, MSc B.Ed। तो यहीं बैठे रहे, आप यहीं कंफर्टेबल हैं या इधर सुनना, इधर सुन लो, आ जाओ आप आगे। ठीक है, सामने सामने सुन लो। ज्यादा चलो बैठ। फाइनल ये ना फाइनल स्कोर ठीक है। बस वही है सारा, कोई नहीं है। ये नहीं है इसमें ना कोई नहीं। ये दे और रिजल्ट है ना, टुक लो। ये किसी के रखो जी अपने को, ये फिर आप ले लेना ना। तू भी अंदर है। Respected, dignified personalities, प्यारे बच्चों और आज के ऑर्गेनाइजर श्री बलवंत कटारिया जी, जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, और जितने भी बच्चे यहाँ आए उन्होंने इसमें साइंस क्विज कंपटीशन में हिस्सा लिया। इसमें विशेष बात यह थी जो आप में टॉलरेंस थी, और कंपटीशन में एक सेल्फ डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि हम क्या कर सकते हैं। और इस क्विज टेस्ट में अगर ये साइंस क्विज कंपटीशन होता, उसका मकसद अलग था। ये साइंस क्विज कंपटीशन है, इसका मकसद अलग है। सारे बच्चे या जो साथी यहाँ बैठे हैं, वो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेजों में हैं, या पढ़ कर आए हैं स्कूल कॉलेजों में। तो इस सब का मतलब यह है कि जो हम एजुकेशन रिसीव करते हैं उसका क्या मतलब है। एजुकेशन की जो डेफिनेशन आपको भी पता होगी वो है मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, मॉडिफिकेशन इन इंडिविजुअल्स बिहेवियर। यानी अगर तालीम हासिल करते हैं तो हमारे व्यवहार में उसमें तब्दीली आती है, मॉडिफिकेशन होती है। जैसे एक व्यक्ति आर्मी में जाता है, तो आर्मी में जब वो जाता है तो उसको ट्रेनिंग दी जाती है, आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है, और उसका जो उठना बैठना है, चलना फिरना है, बातचीत करना, वो उसका अलग हो जाता है। इसी तरह एक बच्चे को जब एजुकेशन मिलती है, वो उस एजुकेशन के साथ उसके बिहेवियर में जो बदलाव आता है वो देखने वाली बात है। लेकिन अगर आर्मी में जाकर ट्रेनिंग हासिल करने के बाद भी उस बच्चे में कोई तब्दीली ना आए, जहाँ एजुकेशन हासिल करने के बाद बच्चे के बिहेवियर में कोई तब्दीली ना आए, तो इसका मतलब एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है। एक फर्क आपको हमेशा याद रखना होगा, यू आर हाईली क्वालिफाइड और यू आर हाईली एजुकेटेड। हाईली क्वालिफाइड का होना एक अलग मतलब है और हाईली एजुकेटेड होने का एक अलग मतलब है। अगर आप हाईली क्वालिफाइड हैं, इसका मतलब आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, आप वो अप्लाई कर सकते हो, आप डॉक्टर हैं, PhD हैं, आप नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हो, यू आर क्वालिफाइड फॉर दैट। लेकिन क्वालिफिकेशन होने के साथ अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं, सोसाइटी के अंदर आपको कैसे रहना है
वो आपको देखना है। अगर एजुकेशन हासिल करने के बाद इंडिविजुअल की सोच लॉजिकल नहीं है और साइंटिफिक नहीं है, तो इसका मतलब एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है, वो ऐसे ही है। मैं कई बार अपने घर में मेरी 3 बेटियां हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, लेकिन कई बार मैं उनको बोलता हूं कि आप हाईली क्वालिफाइड हैं मगर आप ना लॉजिकल बनी हैं ना साइंटिफिक हुई हैं, क्योंकि अगर हमारी सोच वही है तो फिर हम अंधविश्वास में फंसे हैं, तो फिर हमारा पढ़ाई का कोई मकसद नहीं बनता है। हमारी सोच साइंटिफिक होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए, जो बात हम कहें वो कैसी है वो होनी चाहिए। तो ये एक मेन बात थी जो आपको हम समझनी है, पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेव करना है। आप जो सोच रहे हैं, जैसे तो साथी हमारे योगिंदर अंगोत्रा जी ने एक मिसाल दी थी आपको कि 2 बच्चे एग्जाम देने के लिए गए और वो वहम में फंसा है कि बिल्ली काट गई है, मुझे आगे नहीं जाना है, तो दूसरा चला गया है, तो जो वहम में फंसेगा उसको नुकसान हर वक्त होगा। एक बात मैं कहूँगा, कोई कई बातें ऐसी हैं जो आपने नहीं सुनी होगी, लेकिन आप वो हमारा अपना तजर्बा जो हम आपको बताएंगे। हमें एक बार पुंछ में जाना था, तो हम 4-5 लोग थे। रास्ते में एक किसी ने कहा भाई आपने खाना यहाँ खाना है। किसी को ये अच्छा भी लगेगा कि नहीं भी लगेगा वो कोई बात नहीं है, अच्छा लगेगा ले जाना, नहीं तो छोड़ जाना, इधर ही छोड़ जाना। वो जो ड्राइवर था वो यंग लड़का था, वो एक राजपूत लड़का था, तो जिसने उसने खाना शाना बनाया था, उसने मीट भी बनाया था, मुर्गा भी बनाया था, मगर दिन मंगलवार था। तो मुझे वो कहने लगा अंकल आज मंगलवार है तो मैं क्या करूं। मैं क्या, आपको एक कंसेप्ट क्लियर करना है, मीट खाना पाप है या नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर तुझे लगता है कि मीट खाना पाप है तो बिल्कुल नहीं खाना। अगर तू कहता है कि मैं मीट खाना पाप नहीं है, इसमें दिन का कोई रोल नहीं है, फिर जिस दिन खाना है खाओ, जिस दिन नहीं खाना नहीं खाओ, मगर दिन का इसमें कोई रोल नहीं है। वो बैठा और उसने खाया। मेरा कहने का मतलब है कि आपने अंधविश्वास में नहीं जाना है। सबसे ज्यादा आपको एजुकेशन हासिल करनी है और एजुकेशन हासिल करके आपको एजुकेटेड भी बनना है। अगर एजुकेटेड नहीं बने तो फिर हमारी पढ़ाई का कोई मकसद नहीं बनता है। दूसरी बात जो लिखा है वीपी सिंह के बारे में, आज उनका जन्मदिन है। जन्मदिन के बारे में आपको पूछा है, मेरे ख्याल में इनका जन्म आज 25 जून 1931 को हुआ है, गलत तो नहीं है। मुझे इसलिए याद है क्योंकि कास्ट सेंसिस जो हुई है, कास्ट सेंसिस तो होती रही है, लेकिन कास्ट के नाम से भी सेंसस जो हुई है वो 1931 में हुई है। उसके बाद आज तक वो कास्ट सेंसिस नहीं हुई है। तो अभी गवर्नमेंट कह रही है कि सेंसस करेंगे, मगर वो सेंसस मैंने पहले बोला था कि इस सेंसस में बड़ा फर्क है। पहले उन्होंने बोला कास्ट सेंसस वो करेंगे, अब वो कहते हैं कि कास्ट का कॉलम होगा मगर क्लास को कंसोलिडेट नहीं करेंगे, यानी आपको उसको कोई फायदा आपको नहीं होने वाला। एससी को कंसोलिडेशन होगी जैसे होती है, एससी की पहले भी होती थी, एसटी की पहले भी होती थी। ओबीसी की सेंसस कभी नहीं होती कि ये कितने हैं और इनको कितनी रिजर्वेशन चाहिए, इनका कितना हक बनता है। तो वो गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर किया उसमें मैंने पूरी तरह पढ़ा है, उसमें अभी पता नहीं कितनी लड़ाई लगेगी। उन्होंने कहा कास्ट रहेगी, कंसोलिडेशन नहीं होगी। आपको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी रखनी है, वरना जितनी मर्जी क्वालिफिकेशन आपकी हासिल होगी, आपके हिस्से की जो रोटी है वो उठाकर कोई और ले जाएगा। तो ये जो शख्सियत हैं वीपी सिंह जी, इन्होंने 1990 में मंडल रिपोर्ट लागू की। आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्ट क्यों लागू हुई। जब देश आजाद हुआ, ये बात आपको नोट करनी है और आपने इसको नेट में देखना है। जब देश आजादी की बात कर रही थी तब डॉक्टर अम्बेडकर ने यह बात उठाई कि देश की आजादी तो मिलेगी लेकिन हमारे लोगों को आजादी नहीं मिलेगी। इसके लिए जो अंग्रेज गवर्नमेंट ने 3 कॉन्फ्रेंसें करवाई थी लंदन में 1930, 31 और 32 में। इन तीनों कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अम्बेडकर ने
वहां जाकर ये सच सिद्ध किया था कि हमारे समाज के लोग, जिनको आज कहते हैं कि वो 80-85% हैं, 90% हैं, उनको इस देश में किसी किस्म की कोई राइट नहीं था। क्या राइट होना चाहिए था? राइट ऑफ एजुकेशन नहीं था, राइट ऑफ एजुकेशन नहीं था, और राइट ऑफ प्रॉपर्टी भी नहीं था। मतलब आपके पास ना एजुकेशन है, एजुकेशन किस लिए चाहिए? ताकि जिस कौम को खत्म करना हो उसके सबसे पहले उसकी एजुकेशन को खत्म कर दो। तो वो एजुकेशन का राइट नहीं था और राइट ऑफ प्रॉपर्टी नहीं था। तो उसने डॉक्टर अम्बेडकर ने ये लड़ाई लड़ी और अंग्रेज गवर्नमेंट ने उनको कम्युनल अवार्ड दिया। कम्युनल अवार्ड का मतलब था कि देश के अंदर अगर इलेक्शन होती है तो ये जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिसमें एससी आते हैं, एसटी आते हैं, ओबीसी आते हैं, अगर इनका कैंडिडेट खड़ा होगा तो यही लोग अपने कैंडिडेट को वोट डालकर अपना कैंडिडेट जिताएंगे। लेकिन अगर कोई जनरल कैंडिडेट खड़ा होता है उसमें भी ये वोट डालेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा जनरल कैटेगरी के लोग जो हैं वो हम सब पर डिपेंड करते हैं। ये बात महात्मा गांधी को पसंद नहीं आई। उसने पूना जर्जरा जेल में मरण भत्ता रखा, उसका नाम है पूना पैक्ट, नोट करके रखना आप, नट में खोल कर को। उस लड़ाई में पूना पैक्ट हुआ है डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी के बीच में, और उसमें एससी एसटी को तो रिजर्वेशन मिल गई क्योंकि वो आइडेंटिफाइड थे। उन्होंने कहा ओबीसी के लोग, जिसमें लोहार हैं, तरखान हैं, नाई हैं, चीर हैं, कुमार हैं, धोबी हैं, ना जाने कितनी कास्टें हैं, इनको रिजर्वेशन कब देंगे? यूं ही देश के अंदर देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा, उसके 2-3 साल के बाद अंदर अंदर करेंगे, इनकी सेंसस करवाई जाएगी और इनकी जो पॉपुलेशन होगी उसके मुताबिक उनको रिजर्वेशन दी जाएगी। तो आज तक ओबीसी की सेंसस नहीं हुई है। अभी ये सोचा शुरू हो गया है कि कास्ट सेंसस होगी, तो कास्ट सेंसस बड़ी जरूरी है ताकि हम आप पता लगे कि हमारे समाज के लोग कितने हैं। मंडल रिपोर्ट जो थी वो 1977 कमीशन बैठा था, उसकी रिपोर्ट 1980 में आई, लेकिन किसी ने उस मंडल रिपोर्ट को लागू नहीं किया। ये आए वीपी सिंह जी आए 1989 में, ये प्राइम मिनिस्टर बने और 1990 में इन्होंने मंडल रिपोर्ट लागू की। आज हम बात कर रहे हैं कि सेंटर में या स्टेट में नौकरियां मिलती हैं। सेंटर में तो 27% का मसला है। जम्मू कश्मीर के अंदर ओबीसी को कुछ नहीं मिला था, यहाँ आर्टिकल 370 की आड़ में सारा खत्म किया। तो ये बात इतनी लंबी मैंने इसलिए सुनाई कि पढ़े लिखे बच्चों को आगे आना होगा, उनको अपने अधिकारों का पता उनको करना होगा और यूनाइटेड रहना होगा। कैसे यूनाइटेड रहेंगे? ये समाज है विश्वकर्मा समाज, आपने देखा होगा कि सबसे पहले ये मंदिर बना था, न्यू प्लाट का मंदिर सबसे पहले आया। उसके बाद बख्शीनगर में, आज पूरे जम्मू कश्मीर में 50-60 मंदिर हैं। मंदिर का मतलब था कि हम अपने समाज की आइडेंटिफिकेशन करें। विश्वकर्मा समाज, विश्वकर्मा समाज की डेफिनेशन आपको नोट करनी है। विश्वकर्मा समाज का मतलब लोहार और तरखान नहीं है। विश्वकर्मा के आपने पढ़ा होगा 5 बेटे हैं, किसी ने लोहे का काम किया, किसी ने लकड़ी का काम किया, किसी ने पत्थर का काम किया। जितने जो काम करने वाले लोग थे, चाहे वो लोहार था, वो तरखान था, वो कुम्हार था, वो नाई था, वो जीवर था, कुछ था, वो सारे के सारे ओबीसी में आते हैं। वो विश्वकर्मा समाज बनाते हैं। तो वो विश्वकर्मा समाज के लोग जो हैं उनकी आइडेंटिटी होनी चाहिए थी, लेकिन उनकी आइडेंटिटी नहीं बन पाई। क्यों नहीं बन पाई? एक बात नोट रखना, क्यों नहीं बन पाई? ना बनने का कारण यह था कि हमारा जो ब्रेन ड्रेन किया गया, ब्रेन ड्रेन इसे ऐसा किया गया कि आप अपने बुजुर्गों को ना मानो, हमारे बुजुर्गों को मानो। तो आज हमारे पास अपने बुजुर्ग हैं प्रभु विश्वकर्मा। विश्वकर्मा मंदिर का जो है वो प्रभु विश्वकर्मा है। प्रभु विश्वकर्मा हमारे ओरिजिनेटर हैं, हम उसके वंशज हैं। वो ओरिजिनेटर हैं, हम उसकी संतान हैं। जब तक आप अपने ओरिजिनेटर के साथ खड़े नहीं होंगे आपकी पहचान नहीं बनेगी। अगर आपको अपनी पहचान बनानी है फिर आपको प्रभु विश्वकर्मा के साथ खड़े होना पड़ेगा, उसके गुणगान करने पड़ेंगे, उसके प्रोग्रामों के तहत जैसे दूसरे लोग करते हैं अपने बुजुर्गों का उसका करना पड़ेगा। कौन है विश्वकर्मा वंशी? ये एक बुक लिखी है, मैं सरसरी बोलूंगा,
एक बुक लिखी है। इसमें मैंने एक पेज है, इस पेज में बताया कि विश्वकर्मा वंशी कौन, ये आपको भी नोट रखना है और इसकी शुरुआत भी करनी है। जिसका जन्म प्रभु विश्वकर्मा के वंश में हुआ हो, उसका मतलब क्या है, जो मैंने पहले बताया कि वो अगर कोई लोहार है, तरखान है, नाई है, कुम्हार है, ये सब विश्वकर्मा वंश में आते हैं। जिसका जन्म प्रभु विश्वकर्मा के वंश में हुआ हो, जो विश्वकर्मा की सृष्टि रचयिता को मानता हो। प्रभु विश्वकर्मा सृष्टि रचयिता है, अगर वो मानता है कि ये प्रभु विश्वकर्मा सृष्टि रचयिता है तो वो विश्वकर्मा वंशी है। जो प्रभु विश्वकर्मा को ही एकमात्र रूहानी शक्ति मानता हो और जानता हो और पूजता हो। प्रभु विश्वकर्मा की एक बड़ी तस्वीर घर में रखना और विश्वकर्मा की मूर्ति मन में उतारना हर विश्वकर्मा वंशी जी का ऐसा फर्ज निभाना होगा। यानी अगर हम विश्वकर्मा वंशी हैं तो क्या हमारे घर में विश्वकर्मा की कोई तस्वीर है? एक बड़ी तस्वीर हर विश्वकर्मा वंशी के घर में होनी चाहिए। उसकी तस्वीर को अपने मन में रखना है, तभी जाकर हम उसके साथ खड़े होंगे। वह जो मेहरबान विश्वकर्मा, इस बुक का नाम है मेहरबान विश्वकर्मा। ये हमने दो जो प्रदेश विश्वकर्मा सभा का प्रेसिडेंट थे पूर्ण तलवोत्रा जी और माई साहब, इन्होंने ये बुक लिखी है। और मैंने इंजीनियर बलवंत कटारिया जी से पहले भी अपील की थी कि जहां पर आप अपने मैगजीन हर साल निकालते हो, इस बुक को भी लेकर चलें, ताकि ये एक परमानेंट बुक है। इसमें बहुत सी मॉडिफिकेशन है वो करनी पड़ेंगी। और अभी तो टाइम नहीं है, मैं कहूँगा कि ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। ये बुक लिखी है, ये भजनों की बुक है। आप प्रभु को कैसे, आप प्रभु के पास जा सकते हैं, प्रभु विश्वकर्मा के साथ कैसे रह सकते हैं, इसमें नारियों का, बच्चियों का बहुत रोल है। जिस तरह आप देखते हो कि हर जगह आप देखते हो संत चल रहा है और हमारे समाज के लोग हर जगह जाते हैं, लेकिन अपने समाज को कैसे इकट्ठा किया जाए, अपने ओरिजिनेटर के साथ कैसे खड़े हों, वो मतलब ये भजन की बुक है। इसमें 3-4 कापी लाई है मैंने, कोई ले सकता है, इसको आगे कर सकता है। इसमें गाना कैसे है, अगर 2-3 मिनट हो तो एक 2-2 लाइन करके मैं इसको बताऊंगा। ये बुक अलग है, ये 2 बुक हैं। कुछ ना कुछ तो हमें करना होगा ताकि अपने समाज के अंदर जागृति पैदा हो। और हम जब तक हम अपने लिए नहीं सोचेंगे, या मैं यूं कहूंगा, जो व्यक्ति अपने खेत में काम नहीं करता उस खेत में कुछ नहीं होने वाला। अगर हम दूसरे के खेत में काम करेंगे, बीज उधर करेंगे, हल चलाई उधर करेंगे, पानी उधर देंगे, जो फसल होगी वो हमारी नहीं होगी। अपने खेत में काम करना, यानी अपने समाज के लिए काम करोगे तो फिर आपको फायदा होगा। मैं 2 लाइनें बोलूंगा इसका। जिस तरह ये भजन मैंने लिखा है, इसमें इस बुकलेट में 13 भजन है सिर्फ। विश्वकर्मा नाम अनमोल बंदिया, विश्वकर्मा नाम अनमोल, विश्वकर्मा नाम अनमोल बंदिया, विश्वकर्मा नाम अनमोल। खुमारी वे विश्वासी ने है सत्यानाश तेरा कीता, छद सृष्टि रचेता नू तू काम ठीक नहीं कीता। अजय भी तेरे दाम बहुत है, दमा दी कीमत अनमोल, विश्वकर्मा नाम अनमोल। इस तरह के ये भजन है, आप इसको गा सकते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि वक्त नहीं है, वक्त होता तो इसको थोड़ा आगे लाते। शुक्रिया, आपने बात को सुना। थैंक यू। तो ये लाइब्रेरी में रहेंगे, ठीक है ना, ये भी रखो। और ये बुक तो आपके पास ऑलरेडी है ना। आपने प्रोफेसर साहब जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं उनकी बात सुनी। उन्होंने बीपी सिंह जी की जीवनी पे भी रोशनी डाली
और लाइब्रेरी की एक्टिविटीज पे भी रोशनी डाली। तो अब मैं जो टीम फर्स्ट आई है उनको, फर्स्ट टीम वालों को इधर निमंत्रण दूंगा, इधर आए और अपना प्राइज लें। और आज के हमारे जो मुख्य अतिथि प्रोफेसर कालिदास जी, वही उनको फर्स्ट टीम को अपना कैश अवार्ड प्रेजेंट करेंगे। प्रोफेसर कालिदास साहब। और फर्स्ट जो टीम आई है, टीम ए इनके साथ हमारे बीच में है रामपाल चिड़गोत्रा जी, वो इनके साथ कंपनी करेंगे प्रोफेसर कालिदास जी के साथ, जो हमारे इस आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। टीम ए आ जाए। ए ने आपको बहुत बहुत मुबारक हो बेटे, बहुत बढ़िया। हमारे लिए सभी विनिंग टीम है। जो टीम सेकंड रही है, टीम एफ, वो भी आ जाएं। हाँ, उनको प्रेजेंट करेंगे हमारी लाइब्रेरी के कन्वीनर और मंदिर के प्रेसिडेंट श्री महेंद्र जी। सेकंड प्राइज टीम एफ आ जाए। हमारी लाइब्रेरी के कन्वीनर श्री रमेश गंगोत्रा जी और मंदिर के प्रेसिडेंट श्री महेंद्र लाल जी, जो टीम सेकंड रही है, उनको कैश अवार्ड देंगे। और जो टीम थर्ड रही है, उनको प्रेजेंट करेंगे केवल कृष्ण पोत्रा जी और फकीर चंद सतिया जी, जो ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन के हमारे बीच हमारे कार्यक्रम में आए हुए हैं। थर्ड टीम को वो प्रेजेंट करेंगे। अभी मुझे एक बच्चा बोल रहा था कि नेक्स्ट आपने कुछ कंपटीशन क्यों कब करवाना है, तो इसका मतलब है उन बच्चों में थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, तो हम बहुत जल्द नेक्स्ट भी करवाएंगे, क्योंकि थोड़ा मौसम इस तरह का था, ये करवाना जरूरी था। क्योंकि हम अपने जो ओबीसी के मसीहा है बीपी सिंह जी, जिनका हम जन्म दिवस मना रहे हैं, तो उनके ही बर्थडे पे हमने ये रखा था कार्यक्रम। धन्यवाद। फकीर चंद सतिया जी और केवल कृष्ण पोत्रा जी आएंगे थर्ड टीम को। ठीक है, चलाओ। थर्ड प्राइज के लिए केवल कृष्ण पोत्रा और फकीर चंद सतिया, उनके साथ राजकुमार चलोत्रा सर, तो आप साथ रहेंगे। चलोत्रा सर, हाँ आपने रहना है। और महेश पंगोत्रा, आप सब लोग बच्चों को थर्ड प्राइज देके आशीर्वाद देंगे। हर एक बच्चे को एक ट्रॉफी और 4 कापियां। तो आप सभी ने तालियां बजानी है। चार कापियां और पैसे बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। लिफाफे में जो है ना, डिवाइडेड बाय 3 कर लेना। थैंक यू वेरी मच। फोटो खींचा इनका, मेरे मोबाइल से खींचना चाहिए। चलिए, तो अभी बी, सी और ई भी आए सामने। एक साथ ही आ जाओ आप, बी, सी और ई इक्वल मार्क्स हैं। हाँ, इक्वल मार्क्स हैं। आप आओ, आइए, आपको भी तो मिलेंगे नोटबुक्स। आओ, बी, सी और ई। आपने अच्छा कंटेस्ट किया, लेकिन चांस की बात होती है। क्विज इज ऑलवेज चांस। इसमें फोटो भी खींचना है। जोगिंदर जी, फोटो मैगजीन चलाई दे दो, अभी दे दो साथ।
फोटो लेना ओम प्रकाश जी दे दो जल्दी जल्दी। ये तो दे। नहीं अभी अभी नहीं लेना फोटो, पहले ये देंगे ना नोटबुक्स। हाँ ये लो बच्चा, ये करो 4 4 4 4 करो, 4 each करो। ये मैगजीन्स देते जाओ सबको, सबको देते जाओ। ये पहले इनको भी दे दो। नेक्स्ट ईयर की मैगजीन में ये वाला फोटो आएगा आपका क्विज का। ये लो बच्चा और नोटबुक्स ले। कितनी हो गई सबको? 4 4 नहीं हुई अभी, 4 4 करो। हर एक पार्टिसिपेंट को एक मैगजीन ले जानी चाहिए। सबको पहले पहले बांट दो, सबको मिलके नोटबुक्स। बच्चा पैकिंग सीधी करो, हां सीधी करो, बिल्कुल मैगजीन हाँ ऐसे सीधी करो। करो, पैकिंग सीधी करो। हां अब अभी हो गई सबको कापी नहीं हुई? बेटे आप सीधे करो, आप हां ये लो आपको नहीं मिली? जी सारे सारे मैगजीन और नोटबुक्स आगे करेंगे। और है कोई फोटो के लिए? ये फोटो अगले बार हमारी पत्रिका में छपा जाएगा। वो लेते ना इकट्ठे लेते हैं। सबको मिल गई? ऐसे करो। तो अभी सबको बुला लें ग्रुप फोटो के लिए। तो आ जाओ, अभी फर्स्ट सेकंड वाले भी आ जाओ। कुछ बच्चे रहिए, बच्चे सारे कर लो, बच्चे टोटल कर लो। जिन बच्चों ने वो वहीं पे खड़े रहो, आप लोग वहीं पे खड़े रहो। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए वो भी इनके साथ ही हाँ साथ ही फोटो ले लेते हैं। आ जाओ जो थोड़े ऊपर हो जाओ। सर ये मीडिया वाले बोल रहे हैं कि आप टीचर साहब को अपने मेंबर को साथ में मोबाइल मीडिया वालों को भी फोटो हो जाएगा ना। हाँ आ जाओ प्रेस साहब आओ, फिर तुम भी आओ, फोटो लेना ना ग्रुप। आ जाओ ग्रुप फोटो। हाँ वो अपने जो आपको मिली हुई ना ट्रॉफी वो सामने रखो आप लोग। थोड़े ऊपर हो जाओ ना बच्चे, ऊपर हो जाओ। ऊपर चढ़ जाओ। हाँ यहाँ आ जाओ। वैसे बच्चे आगे होने चाहिए, इनको है आगे ना? करो। बच्चे आप आगे रहो, हम पीछे। दिस इज योर डे। आप आगे रहो, आप पीछे। दिख रहे हैं सब? छोटे बच्चों को और घर में हमारे कन्वीनर साहब आए हुए लोगों का बहुत आप थैंक्स भी करेंगे और चाय के लिए भी इनवाइट करेंगे। अच्छा हमारे कन्वीनर साहब प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली आए हुए चेहरा आ रहा है सबका? धन्यवाद भी देंगे और आप थैंक्स जिसको बोलते हैं ये चेहरा आ रहा है सबका? सबका आ रहा है। ये फोटो खींच लिया। ओके सर। और कन्वीनर साहब आए हुए मेहमानों का बहुत आप थैंक्स देंगे और चाय के लिए भी इनवाइट करेंगे सभी लोगों को। आसिफ लोकला कन्वीनर भी विश्वकर्मा आए लाइब्रेरी सोल